हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ अल्टरनेटिव करंट की प्रॉब्लम करा रहा हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम है कि कोई सर्किट है, सीरीज़ में इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने पर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, इनका जो रिएक्टेंस है वो किस तरह से चेंज होगा। तो इसका जो रिएक्टेंस होता है वो ओमेगा एल है और इसका रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी है। तो अब जब जब ओमेगा जीरो होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये सब ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा है। अब केवल मैग्नीट्यूड में ग्राफ बनवाता तब तो ठीक था। अब मानो उसने इसमें ग्राफ बनवाए, तो पहले ये ओमेगा जीरो पर ये इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट माइनस समथिंग इन्फाइनाइट होगा। तो फ्रीक्वेंसी अब एफ ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख दो, तो 1/2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एल। और जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो ये जीरो हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब इसने कुछ ग्राफ बना रखे थे कि भाई ये ग्राफ जो है इस तरह का होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। तो सही ये है, मतलब ये रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको जीरो कर दो, तो जीरो करने पर वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो वो आई जानी है, तो वो क्या आनी है, मानो फ्रीक्वेंसी वो एफ बराबर आनी है 1/2 पाई रूट एल सी का। ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर ये जो है एक्स सी कहलाता है, ये तो एक्स सी, और ये कहलाता है एक्स एल। तो एक्स एल और एक्स सी बराबर होंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि किसी ने कहा कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस इतना है और रिएक्टेंस इतना है, तो नेट इम्पीडेंस क्या है। अब अपने को यहाँ पर बता दिया गया कि रेजिस्टेंस 4 ओम है, 4 ओम है, और जो रिएक्टेंस है चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा या इंडक्टिव होगा या दोनों मिला के नेट बता दिया होगा। तो ये 4 ओम है, और ये जो रिएक्टेंस है, चलो इंडक्टिव मान लेते हैं, ये 3 ओम है, 4 ओम और 3 ओम। तो नेट रिएक्टेंस क्या होगा, तो जो नेट इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस बराबर होता है √r² प्लस x²। अब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5, 5 ओम हो गए, 5 ओम हो गए। ये इस तरह की बात। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मानो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसको अपन डील कर रहे हैं। अब मुझे ये दे दे, मानो इसके अक्रॉस वोल्टेज दे दे, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है एल, और ये सी है। तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, ओमेगा है, ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया 1/ओमेगा। अगर हम नेट इम्पीडेंस देखेंगे इस सर्किट का, तो अब मानो एक करंट का फेस बना लेते हैं। तो करंट के फेस में ये वोल्टेज होती है इसके अक्रॉस, तो ये आई आर हो जाएगी। और इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, तो वोल्टेज ऊपर यहाँ होगी, तो ये आई एक्स एल हो जाएगा, आई एक्स एल। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसका ये बनेगा फेजर डायग्राम, आई एक्स सी, और ये आई आर। मानो आई एक्स एल बड़ा है, तो नेट क्या हो जाएगा, आई आर, और इधर बचेगा आई एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये आई आर। तो ये नेट आ जाएगा। तो नेट जो आएगा वो I√r² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको इतने को कहते हैं इम्पीडेंस सर्किट। तो इम्पीडेंस होता है Z बराबर √r² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसमें शर्त ये है कि तीनों सीरीज में होने चाहिए, तब इम्पीडेंस का फार्मूला ये है, पैरेलल के लिए फार्मूला अलग होगा। तो अब अपन सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज में इस तरह से लगे हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम के द्वारा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सर्किट में मैं करंट कैसे कैलकुलेट करूँगा, इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो दे रखा है मैं आपको ये पहले बता दूँ क्या दे रखा है। मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है वी आर,
V0 साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस के केस में कि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन द सेम फेज। तो लेकिन इस सीरीज के केस में करंट तो सब में सेम होता है, तो पहले अपना ये ठीक रहेगा कि अपन करंट कैलकुलेट कर लें। हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो डायरेक्ट इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे अपन नहीं पहुंच सकते, अपने को हेल्प लेनी पड़ेगी करंट की। जब करंट आ जाएगा उस करंट में फिर इसके रिएक्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे और फेस को एडजस्ट कर देंगे। तो अभी देखते हैं क्या करें। तो इसमें करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेस में होते हैं, इसलिए जो करंट हो गया इस, हम कह रहे हैं इसमें करंट का मतलब है सम में वही है क्योंकि ये सीरीज में। तो फिर हम ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें करंट कितना है, मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो ये है V0/R साइन ओमेगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब हमें करंट पता है, करंट से पोटेंशियल डिफरेंस पे अपन पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंचना चाहते हैं तो करंट लैग करता है इंडक्टिव सर्किट में बाई, तो वोल्टेज लीड करेगी। तो जब करंट से पोटेंशियल डिफरेंस में पहुंचेंगे तो जो सर्किट का इम्पीडेंस होगा, तो यहाँ पर तो केवल रिएक्टेंस ही, खुद इसका रिएक्टेंस ही इम्पीडेंस है। तो करंट से पोटेंशियल डिफरेंस पर पहुंचते वक्त मल्टीप्लाई होती है और पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पहुंचते हुए तो डिवाइड करते हैं, तो अभी डिवाइड करा था आज। तो अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वोल्टेज अक्रॉस है V0/R इंटू एक्सएल है ओमेगा है, ये हो गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लीड करेगा तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 हो। अब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछी हो तो उसी करंट से इसके अक्रॉस की वोल्टेज निकल आएगी। कैसे, करंट तो इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस करंट लीड करता है तो पोटेंशियल से लैग करता है, तो यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 हो जाएगा और V0/R में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा C, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा V0/R इंटू 1/ओमेगा C इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ये कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस। अब ऐसे भी तो पूछ सकता था कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देके टोटल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हमको VR मालूम, VL मालूम और VC मालूम, तो या तो फिर हम इसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें, लेकिन हमारे पास एक छोटा तरीका होता है। वैसे तो इसके नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी प्लस V0 ओमेगा L/R कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 ये है कॉस ओमेगा टी। V0/R इंटू 1/ओमेगा C ये है माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस पाई/2, तो पहले माइनस लग जाएगा, पाई/2 माइनस ओमेगा टी और साइन माइनस थीटा इसमें है, तो वो जो है ना, तो ये पहले माइनस लग जाएगा और फिर ये माइनस कॉस ओमेगा टी, तो वो उसमें साइन ओमेगा टी है, इन दोनों में एक में प्लस कॉस ओमेगा टी और एक में माइनस साइन ओमेगा टी। ये फिर एक कॉस ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है वो होगा V0 ओमेगा L/R और V0/ओमेगा C माइनस इंटू कॉस ओमेगा टी और वो साइन और V0 बाहर कौन, तो एक में इस तरह से ये आ जाएंगे। अब इसमें अपन ये देखें कि इतना ना करके हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको बताते हैं। ये इन सारों को ऐड करो फिर इसको मैथमेटिक्स सॉल्व करो, इतना नहीं करना। आप पहले करंट कैलकुलेट कर लीजिए, करंट और इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि ओमेगा L बड़ा है 1/ओमेगा C से, तो सर्किट है कैसा सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, और इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज दे रखी थी V0 साइन ओमेगा, तो करंट आ गया था V0/R साइन ओमेगा। तो इम्पीडेंस इस पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो Z, ये है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये जो करंट का मान था, इसमें एक तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें और एंगल एडजस्ट होगा। और एंगल कैसे एडजस्ट होगा, अब आप करंट से पोटेंशियल डिफरेंस से पहुंच रहे हो और सर्किट इंडक्टिव है,
सर्किट इंडक्टर में तो करंट लैग करता है तो वोल्टेज लीड करेगी, तो वोल्टेज का फिर ये आएगा फेजर डायग्राम, तो ये होगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, और ये होगा आर, और ये होगा थीटा। तो थीटा लिख देंगे tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c अपॉन आर, और फिर वोल्टेज जो कंप्लीट वोल्टेज है वो हो जाएगी जो करंट है उसमें इसकी मल्टीप्लाई है, और यहाँ एंगल एडजस्ट है तो एंगल प्लस थीटा होगा, क्योंकि सर्किट इंडक्टिव है तो इंडक्टिव में करंट लैग करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, लीड करता है। तो लीड करेगा तो फिर क्या करेंगे, वी नॉट बाई आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और थीटा ये tan इनवर्स थीटा ये हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, हमने करंट निकाला, करंट में इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई करा और फेस एंगल को एडजस्ट करा, और फेस एंगल निकालने का ये मेथड। अगर मानो ओमेगा एल और 1/ओमेगा c बराबर है तो ठीक है, tan इनवर्स जीरो होगा, फिर ये साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और फिर ये पूरा सर्किट जो है रेजिस्टिव ही होगा, क्योंकि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो कैंसिल आउट हो गए और नेट रिएक्टेंस का मान 0 हो गया, और जो इम्पीडेंस है नेट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के ही बराबर है। मतलब इम्पीडेंस तो एक जनरल टर्म है, सबका मिला के जो रिजल्टेंट है वो इम्पीडेंस कहलाता है। अब मानो खाली रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिव सर्किट है केवल, तो इम्पीडेंस ही मतलब रेजिस्टेंस ही पूरा इम्पीडेंस ये है। तो इम्पीडेंस के वैसे दो पार्ट होते हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और फिर रिएक्टेंस के फिर दो पार्ट होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होता है तो नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव रह जाता है, और अगर वो बराबर होते हैं तो नेट सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है। तो एक और चीज़ और आपको बताने की थी कि वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के मध्य जो फेज डिफरेंस होता है उसकी कोसाइन को, उस कॉस थीटा को अपन पावर फैक्टर कहते हैं, क्योंकि पावर के फार्मूले में वी आई कॉस फाई आता है, उसका एक अलग से डेरिवेशन है, लेकिन अपने को याद कर लेना चाहिए कि वी आई कॉस फाई। अब रेजिस्टेंस के केस में वही कॉस फाई 1 हो जाता है, केवल इंडक्टिव सर्किट हो, खाली इंडक्टेंस हो तो वही कॉस फाई 0 हो जाता है। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव में भी कॉस फाई 0 हो जाता है, क्योंकि केवल प्योर इंडक्टेंस के केस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के मध्य फेस एंगल वही π/2 है, चाहे करंट लैग करे या करंट लीड करे, लेकिन करते π/2 से इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो इंडक्टिव और कैपेसिटेंस में जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 0 हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर में वो इंडक्टर मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता रहता है, और कैपेसिटर केस में वो चार्ज एंड डिस्चार्ज होता रहता है। रेजिस्टेंस का जो पावर फैक्टर है, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर 1 है, क्यों cos 0 1 है, तो रेजिस्टेंस के केस में करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन द सेम फेज, और cos 0 1 हो गया। तो ये चक्कर है, तो इसलिए फार्मूला जो है वी आई कॉस फाई है। अब किसी ने कहा कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी पीक वैल्यू 14 एम्पियर 14, अब वो 14 एम्पियर पास करेगी किसी मेटल वायर से, तो ये पूछ रहा है कि अगर सेम हीटिंग इफेक्ट हो तो फिर एक कांस्टेंट करंट आई यदि फ्लो करना हो तो कितना फ्लो करें, तो जिससे वही हीटिंग इफेक्ट आवे जो अल्टरनेटिंग करंट के कारण आ रहा है, और ऐसा अल्टरनेटिंग करंट जिसकी पीक वैल्यू 14 एम्पियर है। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है वही तो इफेक्टिव वैल्यू होती है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लो, उतना कांस्टेंट करंट फ्लो कर दो। मतलब बजाय ये साइनसॉइडल करंट के जो 14 एम्पियर और ये 14 तक पहुंचा, फिर उल्टी डायरेक्शन 14 तक पहुंचा, इसकी जगह अगर हम एक आरएमएस करंट फ्लो करते हैं कांस्टेंट लगातार वही, तो वो आरएमएस वैल्यू होती है 14/√2, इसका आंसर होगा। तो करीब करीब ये आंसर कितना आएगा, 10 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 14 होता है
√2 होता है 1.41, 1.4 ही मान लो लगभग, तो ये हो गया 10 एम्पियर परमानेंट फ्लो कर दो, बजाय इसके कि तुम कहाँ से कहाँ तक करंट फ्लो कर रहे हो, -14 से +14 तक, इसे फ्लो करने की जगह। अब ये कहता है फाइंड द, ये जो है ए बल्ब रेटेड 60 वाट एट 220 वोल्ट, ये बल्ब 60 वाट एट 220 वोल्ट, तो जो 220 वोल्ट है ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये वैल्यू एक्चुअल में RMS है। तो ये जो है इज कनेक्टेड अक्रॉस ए हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। अब ये जो RMS वैल्यू है, अब इसने पूछी है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी क्या हो, पीक वैल्यू क्या होगी करंट की, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या पूछे। तो जो पावर है, पावर और करंट की वैल्यू पूछिए, तो पावर का फार्मूला होता है V² बराबर पावर 60 वाट। तो हमें कैसे पता लगे करंट, तो इसमें V का स्क्वायर वही RMS, तो 2 से 20 का होल स्क्वायर अपॉन 60 इज द R, ये R आ गया। लेकिन इसने करंट पूछा था, तो ये रेजिस्टेंस जो आ गया, और करंट अपन कैसे निकालें, तो कि जब रेजिस्टेंस आ जाए तो इसकी पीक वैल्यू तो अलग से निकालना नहीं, तो RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू से पीक वैल्यू निकालेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज RMS वैल्यू, RMS से पीक, तो पीक पूछा है, तो पीक क्या होगी, पीक 220 इंटू √2 होगी पीक का, पीक वोल्टेज में आप रेजिस्टेंस का भाग देंगे तो पीक करंट आ जाएगा, तो 220 पीक से पीक आ जाएंगे इस, तो इसने पीक ही पूछा, पीक करंट, तो पीक वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालना, पावर का फार्मूला V²/R बराबर पावर दे रखी, तो रेजिस्टेंस आ गया, और उसने पूछा था पीक करंट, तो पीक वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो ये पीक करंट आ जाएगा IC, ये वैल्यू यहाँ पर आप अपने को पुट करना, तो ये पीक करंट आ जाएगा। एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अच्छा, find the peak current in the circuit for omega is equal to this and this and this। अब इसने पूछा है पीक, अच्छा ओमेगा दे रखी, ओमेगा L इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक मिनट, सप्लाई दे रखी है, मैं सारे डाटा बता देता हूँ। पहले इसने दे दी कि इतनी वोल्टेज है, E बराबर, ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 sin ओमेगा, 10 sin ओमेगा t। अब ये पूछता है कि ये वोल्टेज अपने अप्लाई कर दी किसी इंडक्टर में जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी है, तो पीक करंट पूछा है, तो पीक में तो कोई दिक्कत होती नहीं, इंस्टेंटेनियस पूछे तो एक्चुअल में अब यहाँ से जो पीक वोल्टेज है उसमें इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस से डिवाइड कर दो, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ओमेगा एल है, ये ओमेगा एल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे जैसे 1/ओमेगा c, कैपेसिटर में ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ओमेगा मुझे दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो ओमेगा होती है 2πf है, अब मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी 50, तो 50 इंटू 2 100π, 100π 3.14 314 L, और ये 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, ये हो गया ओमेगा एल। अब इस ओमेगा एल डिवाइड कर दें किससे, 10 से, तो पीक करंट आ गया, तो पीक करंट हो गया
10 अपॉन ये 314 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 ये चीज़ होगी।